राइट एंगल ट्रायंगल आया तो हमको एक चचा याद आता है, पाइथागोरस। ठीक है, वो चचा ने बहुत पढ़ाया हमको 10th क्लास में, बहुत पढ़ाया चचा ने, है ना। वो चचा का काम हमको हमेशा पढ़ता रहेगा, पाइथागोरस फिथागोरस का मसला। तो कैसा, मान लो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों आके मिल रही है, एन पॉइंट है। क्या ये एन पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने कर्व्स और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड हम और आगे पढ़ने वाले हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है वो ये है, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि एक डिस्क है, कर्व्स है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो I = ½ mr² है ना। लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया। बट ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एक्सिस पर है। ये जो उसका एक्सिस है ना, ये वाला जो बीच में का सेंटर एक्सिस होता है उसके ऊपर है। अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसका एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास पर है, सेंटर ऑफ मास, मरकजी कमियत इसको कहते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास मतलब मान लो अब ये एक बॉडी है, इसका सेंटर कहाँ है? यहाँ पर है, बीच में, सेंटर बीच में है। लेकिन अगर मैं इस पर कोई लंबी स्केल वगैरह आपके पास में है? लंबी स्केल बताओ। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्केल है। मान लो एक स्केल है, ठीक है, और इस स्केल का सेंटर का है, जहाँ मैंने पकड़ा हुआ सेंटर है। ओके, अभी फिलहाल इसका सेंटर भी यही है और सेंटर ऑफ मास भी यही है। सेंटर ऑफ मास उसको कहते हैं जहाँ बॉडी अपने आप को बैलेंस करती है। क्या करती है? बैलेंस करती है। अब देखो इस तरीके से। अब बताओ इस बॉडी का सेंटर कहाँ है? आप बोलेंगे सर जहाँ आपने पकड़ा वही सेंटर है। ये सेंटर तो है, लेकिन सेंटर ऑफ मास ये नहीं है। अब सेंटर ऑफ मास आ गए यहाँ पर। कहाँ आ गया? सेंटर ऑफ मास कहाँ है? अभी यहाँ पर आ गया। क्यों? बॉडी का सेंटर तो ये है, क्योंकि बॉडी की जो शेप है उस शेप के हिसाब से सेंटर यहाँ है, बट सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। क्योंकि अब इधर मास बढ़ गया ना, अब इधर का मास और इधर का मास बैलेंस होना ज़रूरी है। तो जहाँ बॉडी अपने आप को बैलेंस करेंगी वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। समझ में आई की बात? तो हमने अभी जो देखा लास्ट लेक्चर में कि भाई ये एक्सिस है, इस तरीके से ऐसा एक्सिस है, और ये एक्सिस पर ये बॉडी गोल घूम रही है इस तरीके से, और बीच में एक्सिस है। एक्सिस तो पता है ना आपको, उसको कहते हैं महवर। ठीक है, महवर एक्सिस, वहाँ से बॉडी ऐसे घूम रही है। तो वहाँ से उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा I ½ mr²। एम बोले तो मास रहेगा, बॉडी का मास, आर बोले तो रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस। समझ में आएगी बात? अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की बात आ रही है, तो यहाँ से अब यहाँ तक का जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस कहलाएगी ना। ये भी तो घूम रहा है ना, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है। अब सेंटर ऑफ मास से अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो अब यहाँ से यहाँ तक का फासला आर नहीं कहलाएगा, है तो निष्पुत्र, है तो रेडियस, लेकिन इस रेडियस को हम कहेंगे के²। एम एज इट इज, हाफ एज इट इज, ये आई, तो ½ mk²। क्या आ जाएगा? ½ mk²। इसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन याद रखेंगे आप। ठीक है, ये आर क्या है? ये आर है यहाँ से यहाँ तक के निष्पुत्र दूरी, और के क्या है? के भी दूरी है, लेकिन के कहाँ से दूरी है? सेंटर ऑफ मास। ये जो दूरी है ये सेंटर से है। कहाँ से है? सेंटर से। मान लो कि ये बॉडी जो है इस तरीके से इस थोड़ी आड़ी टेढ़ी है। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ, सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी नहीं है वो के कहलाएंगी। वो क्या रहेंगी? के। जैसे आर हम रेडियस बोलते हैं, अब इसको तो रेडियस ही बोलना पड़ेगा, रेडियस ही है ना ये। लेकिन फिर अब रेडियस भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए इसको हमने नया नाम दे दिया के। मतलब ये भी निष्पुत्र है, ये भी रेडियस ही है, लेकिन कौन सा रेडियस है?
सेंटर ऑफ मास से, और आर क्या है, ये भी रेडियस है लेकिन कहाँ से, सेंटर से। दोनों में फर्क समझा, तो इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन पूछा, फॉर्मूला पूछा, तो ये वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आर की जगह किया जाएगा। समझ में आया गया? तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है आपको समझा गया, बॉडी जहाँ अपने आप को बैलेंस करती है। अब जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के अंदर ही मौजूद है, सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही मौजूद हो, बॉडी के शेप एंड साइज के हिसाब से बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, समझ में आई की बात? और आप शिफ्ट भी कर सकते हैं बॉडी। आपने देखा होगा वो रस्सी पे चलने वाले आते हैं ना, रस्सी पे चलते अभी बीच में चल रहा था मलकापुर में भी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो अपने हाथ में बड़े डंडा रखते हैं, बहुत बड़ा डंडा होता है बैलेंस करने के लिए अपने आप को। ठीक है, अब बैलेंस करते करते क्या करते हैं, अगर इधर गिरने की कोशिश करें तो डंडे को क्या करते हैं, इधर की तरफ शिफ्ट करते हैं, और इधर गिरने को करें तो इधर करते हैं। मतलब अपना सेंटर ऑफ मास जो है ना उसको शिफ्ट करते रहते हैं ताकि सेंटर ऑफ मास जितना ज़्यादा सेंटर के करीब रहेगा बॉडी उतनी ज़्यादा बैलेंस करेंगे अपने आप। समझ में ये बात? जैसे अभी स्केल से आपको बताया मैंने कि अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये गिर रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ आगे कर रहा हूँ हाथ को, तो क्या हो रहा है, अपने आप को बैलेंस कर रहा है सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, समझ में आई की बात? तो सेंटर ऑफ मास की कहानी समझ में आई क्या आपको? समझ में आई क्या? सेंटर ऑफ मास, मरकजी कमियत किसको बोलेंगे, जहाँ पर बॉडी अपने आप को बैलेंस कर रही है। ओके, अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके इस चैप्टर के अंदर, वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है वो? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उर्दू में कहते हैं इसको मुतवाज़ी महवरों के उसूल। ठीक है, मुतवाज़ी महवरों के उसूल क्या है इसके अंदर? देखो, मान लो अभी तक हम जो देख रहे थे ना, तो हम देख रहे थे कि भाई कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ये महवर है, ये एक्सिस है, और ये ऐसा घूम रहा है। क्या हो रहा है? घूम रहा है। ठीक है ना, तो हमने उसका जमूद का म्यारा असर निकाला, हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। बट अब हम क्या करते हैं, हमने क्या बोला कि ठीक है ये तो सेंटर पर है, अब हमको क्या करना है, मुझे इस पॉइंट पर यहाँ पर ऐसे ये ऐसा महवर है और ये गोल घूम रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से गोल घूम रहा है। अब महवर का आ गया, महवर का आ गया, यहाँ पर आ गया ना। अब महवर अगर यहाँ पर आ गया, मुझे तो ये पता है, यहाँ का फॉर्मूला पता है कि अगर यहाँ पर अगर कोई चीज़ घूम रही है तो उसका हाफ mr² फॉर्मूला होता है। आज स्क्वायर dm वाला फॉर्मूला भी हमने देखा, 3-4 फॉर्मूला हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के देखे हैं, डिपेंडेंट कंडीशन के, हल्का है, डिस्क है, बॉडी है, मल्टीपल n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई अगर बॉडी है तो फिर लंबा वाला फॉर्मूला m1 r1 स्क्वायर, m2 स्क्वायर, ठीक है, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर। इस तरीके के फॉर्मूला हमने देखा, डिपेंड ऑन द कंडीशन अलग अलग फॉर्मूला देखे। अब हमको ये तो पता है कि बीच वाला ऐसा अगर एक्सिस हो तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लेकिन अगर यहाँ से अगर एक्सिस जा रहा है ऐसा और ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ऐसा घूम रहा है, तो अब क्या होगा? हाँ, तो इस वक्त हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए हमको फॉर्मूला निकालना है। क्या करना है? फॉर्मूला निकालना है। तो उसकी एक तारीफ है, उसकी क्या है? उर्दू में तारीफ आपको बोलता हूँ मैं, क्या है तारीफ? कि किसी जिस्म के किसी नुक्ते से गुजरने वाले महवर के अतराफ जमूद का म्यारे असर, जिस्म की मरकज़ी कमियत से गुजरने वाले मुतवाज़ी महवर के अतराफ जमूद का म्यारे असर और जिस्म की कमियत और दोनों महवरों के दरमियान का फासला के मुरब्बे के हासिल ज़रब के मजमे के बराबर होता है। ओके, डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये एक बॉडी है, जिसम है, रैंडम बॉडी है। इस रैंडम बॉडी पे एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक एक्सिस गुजर रहा है, एक महवर गुजर रहा है। ओके, एक्सिस समझ में आता ना? ठीक है, एक्सिस है, उस एक्सिस के अराउंड कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया
होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि हमको बीच का तो पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना, बट ये इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा, उसकी ये डेफिनेशन है कि इसके अतराफ, इसके अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो कहाँ के जो उसके मुतवाजी, उसकी जो पैरेलल है, क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो पैरेलल एक्सिस है, जो मुतवाजी महवर है, उसका जमुत के महर असर, ठीक है। यहाँ उसका फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, आई ओ, ठीक है, यानी ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जमुत के महर असर, ये बराबर होगा किसके, तो कहाँ ये वाला जो मुतवाजी महवर है ना उसके, आई सी है ना, इस मुतवाजी महवर के, इस पैरेलल एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा, प्लस जिस्म का मास, बॉडी का मास, जिस्म की कमियत बोले तो एम, टोटल मास, इनटू एच स्क्वायर, यानी दोनों महवर, दोनों एक्सिस के बीच में का फासला, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, दोनों के बीच का जो फासला है वो उसका स्क्वायर, और उस दोनों का प्रोडक्ट प्लस मुतवाजी पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये टोटल चीज किसके बराबर होती है, इसके बराबर। मतलब अगर ये निकालना रहा तो हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मालूम करना है और इसके दरमियान का फासला भी मालूम करना है, बॉडी का मास भी मालूम करना है। वो जो तारीफ लिखा है वो ये है बस, वो जो उर्दू में तारीफ आपको लिखा है अभी मैंने, वो तारीफ क्या है, ये ना, जिसमें से किसी नुक्ते से गुजरने वाले मुतवाजी महवर, देखो इधर है ना, जिसमें से किसी नुक्ते से गुजरने वाले महवर के अतराफ जमुत को महर असर, मरकजी कमियत, अब मरकजी कमियत को सेंटर ऑफ मास आ गया, यहाँ पर बॉडी अपने आप को क्या करेंगी, बैलेंस करेंगी। ये सेंटर पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जहाँ अपने आप को क्या कर रही है, वो बॉडी बैलेंस कर रही है। तो इस जगह पर उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो, और प्लस जिसमें की कमियत और दोनों मुतवाजी महवरों के दरमियान के फासले के मुरब्बे के हासिल ज़रब के मजमे के बराबर हो। समझा? अब इसको हम कैसे करेंगे प्रूफ, हमको इसको प्रूफ करना है। क्या करना है हमको, प्रूफ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। डायग्राम को कंप्लीट कैसे करेंगे, तो मान लो ये एक बॉडी है, एक पॉइंट ओ है, एक पॉइंट सी है। सी क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट, जहां पर बॉडी अपने आप को बैलेंस कर रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास है। और ये एक पॉइंट है डी, एक पॉइंट है डी। तो इस डी पॉइंट से अगर मैं इस ओ को कनेक्ट करता हूं इस तरीके से, ओके, तो ये क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, क्योंकि ये सेंटर है ना, ठीक है। मान लो इस तरीके से बॉडी है, यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है डी। तो यहाँ से यहाँ तक किसको जो फासला रहेगा कितना रहेगा, डी, जो तो रेडियस रहेगा, ठीक है। तो ये रेडियस बन गई, यहाँ से रेडियस, और ये मरकज़ी कमियत है, सेंटर ऑफ मास है। यहाँ से भी तो अगर हम इसको फासला देखें तो ये भी तो रेडियस होगा, है ना। ये सेंटर ऑफ मास से रेडियस है, और ये कहाँ से, ये उस एक्सिस से, इस वाले एक्सिस से ये रेडियस बन जाएगा, और इस वाले एक्सिस से ये रेडियस बन जाएगा। समझा क्या, हमने क्या किया, सिर्फ रेडियस को समझा और यहाँ पे रेडियस को हमने बना लिया, ओके। देन अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर मैं इसका उबूद खींचूं इस तरीके से, ऐसा मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर निकाल दिया, परपेंडिकुलर, ठीक है, उबूद निकाल दिया मैंने, और यहां से इसको कनेक्ट करने की कोशिश किया। तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब जैसे राइट एंगल ट्राइंगल आया तो हमको एक चचा याद आता है, पाइथागोरस, ठीक है। वो चचा ने बहुत पढ़ा है हमको 10th क्लास में, बहुत पढ़ा है चचा ने, है ना। वो चचा का काम हमको हमेशा पढ़ते रहेगा, पाइथागोरस फिथागोरस का मसला। तो कैसा, मान लो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों आके मिल रही है, एन पॉइंट है, क्या ये एन पॉइंट है। अब हम देखो इसके अंदर फिथागोरस का मसला अगर लगाए तो ओ डी एन, एक क्या है ये, इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना। ये है ओ, ये है डी, और ये है एन, इस तरीके से। तो ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिथागोरस का मसला लगेगा क्या, बिल्कुल लगेगा। क्या बोलते हैं फिथागोरस का मसला उर्दू में, वितर की कुव्वत 2 बराबर होता है जिले की कुव्वत 2 जमा कायदे की कुव्वत 2, बराबर ऐसे बोलते हैं ना। वितर क्या है अपने पास में, ओडी का स्क्वायर, है ना, और जिला क्या है, डीएन का स्क्वायर, प्लस ओ एन कायदे की कुव्वत 2 यानी ओ एन।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये इंग्लिश में बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। याद आया? आपको याद है? आपको याद नहीं आता? 9th क्लास में भी है ना फिथागोरस, पाइथागोरस, डेफिनेटली आपको जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, उसके अंदर ऐसा निकालते हैं हम लोग। समझा क्या? ओके, वेरी गुड। अब गौर से हम देखेंगे अगर, तो देखो ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल था, और देखिए छोटा वाला भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस तरीके से सी डी एन दिख रहा है क्या आपको? ये छोटा वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है और बड़ा वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें भी फिथागोरस का मसला, पाइथागोरस का मसला लगेगा। क्या बोलता है वो? सी डी का स्क्वायर यानी वितर, ये है वितर, वितर की कुवत दो बराबर जिले की कुवत डी एन की कुवत दो, डी एन का स्क्वायर प्लस सी एन की कुवत दो। समझ में आया ये बात? ये कैसे रहने दो, ये काम में आएगा अभी हमको, जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, जब हमको काम में आएगा ये। यहाँ तक कि समझ में आया क्या? ये हमने क्या किया, इस शक्ल को, इस डायग्राम को समझ लिया कि हाँ भाई ये सब चीजें इसमें चल रही है। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो जैसे ही हमने देखा कि लास्ट टाइम हमने देखा कि एक फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो क्या है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एन। देखा था ये फॉर्मूला, हमने देखा था। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस आयो पर, इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्यों? मुझे ये साबित करना है ना, तो मुझे आयो भी साबित करना पड़ेगा, आयो निकालना पड़ेगा, मतलब आयो के निकालते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन ऑफ आयो, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर बोले तो रेडियस। अब यहाँ से उस पॉइंट का रेडियस कितना है? ओ डी है ना। हमने बोला ना कि ओ से लेके डी तक क्या है, निष्कुत्र है, रेडियस है। तो रेडियस का है आर डी, सॉरी क्या, ओ डी, ओ डी का स्क्वायर और डी एम एज इट इज। समझ में आई बात? समझ में आया क्या? फिर हमको क्या करना है, इस आईसी पर, इस वाले पैरेलल एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वो क्या रहेगा, आर स्क्वायर डी एम। यहाँ पे आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक के फासला आर रहता है अपना, तो सी डी क्या आ जाएगा, सी डी का स्क्वायर डी एम। कोई प्रॉब्लम? समझ में आया क्या किया हमने? नॉर्मल। ओके, अब जैसे हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हमको फिथागोरस का मसला लगाना है। इस वाला जो हम फिथागोरस का मसला लगाए थे वो फिथागोरस ट्रायंगल ओ डी एन में, ठीक है, ट्रायंगल ओ डी एन, ट्रायंगल ओ डी एन में अगर हम देखें फिथागोरस के मसले से, फिथागोरस के मसले से, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वही सेम टू सेम लिखना है आप लोगों को। ओडी का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो डी एन और ओ एन, ठीक है, तो ओ और एन यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं बोलूँ कि ओ और एन जो है ना, वो दो चीज़ें मिलकर मिला है, दो चीज़ें मिलकर बनी है, ओ सी सी एन, सही है। ये पूरा जो ओ एन है वो क्या मिलकर बना हुआ है, ओ सी प्लस सी एन। तो ये मैं ओ एन को जगह क्या लिखता हूँ यहाँ पर, डी एन का स्क्वायर प्लस ओ सी प्लस सी एन। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर है ना। अब जैसे यहाँ पे लगाया मैंने, आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, हमने एक चीज देखा है, ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सर इससे तो भड़ंगे थे हम 10वीं क्लास में, बहुत यूज किया इसको हमने। सर इसमें तो कमाल है हम, है ना। तो कमाल बताओ फिर कैसे करेंगे यहाँ पर। अब ये ए प्लस बी है ना, देखो वही सेम शक्ल है, तो डी एन का एज इट इज लिखता हूँ पहले मैं, डी एन का स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया। अब ओ सी प्लस सी एन है, तो ओ सी का ए का स्क्वायर मतलब ओ सी का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 रख दिया। ए क्या है, ओ सी है, फिर बी क्या है, सी एन है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब सी एन का स्क्वायर, तो सी एन का स्क्वायर कर दिया। समझा गया?
समझा? अब अगर मैं थोड़ा सा इसको क्या करूं, ये वाला जो सी एन है ना, ये जो सी एन है, मैं थोड़ा इधर के साइड में लिखता हूँ उसको, क्या करता हूँ, सी एन का स्क्वायर प्लस, लिख सकता हूँ ना मैं, इधर नहीं लिखकर मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ। क्यों? आपको समझाने के लिए। अब आप गौर से देखो तो ये वाला जो टर्म है सी एन प्लस डी एन, ये कहाँ दिख रहा है आपको? देखो हमने कुछ निकाला था, सी एन प्लस डी एन किसके बराबर होता है? सी डी का स्क्वायर के बराबर होता है। क्या ये सी एन डी एन के बराबर है? क्या सी एन डी एन की जगह में सी डी लिख सकता हूँ? बस इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब सी डी का स्क्वायर है प्लस क्या बचा यहाँ पर, ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 ओ सी इंटू सी एन। समझा? अब हम क्या करेंगे, ये जो चल रही है हमारी कीमत, ये चल रही है ओडी। किसकी चल रही है? ओडी है ना, देखो ओडी का स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं, ओडी का स्क्वायर ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। क्यों इंटीग्रेशन करना है आप लोगों को? अगर निकालना है आप लोगों को छोटे मास से बड़े मास तक जाना है, तो अभी तो पूरा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन लगाते हैं, अप्लाई इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन ओडी पर लगाया प्लस ओडी, ठीक है, और इसके अंदर क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएट डीएम, ओडी डीएम, ओके, प्लस यहाँ पे इज इक्वल टू सी डी है, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी का स्क्वायर डीएम। हम सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद में प्लस क्या है, ओ सी है ना, तो ओ सी का स्क्वायर डीएम, ओके, प्लस ये क्या है, टू तो बाहर निकल जाएगा, टू का कुछ होता नहीं है, इंटीग्रेशन ओ सी और सी एन, सब पे इंटीग्रेशन लगा दिया, ये डी एम, ओके, सब पे मैं इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूँ। अगर मैं देखूँ यहाँ पर गौर करूँ तो ओ डी के स्क्वायर डी एम ये किसके बराबर है, तो हमने ओ डी स्क्वायर डी एम बराबर आयो के बराबर बोला था, तो इसकी जगह आयो लिख सकता हूँ क्या, आई नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ओ पॉइंट प्लस सी डी का स्क्वायर किसके बराबर है, आई सी के बराबर है, तो मैंने लिख दिया आई सी का स्क्वायर, सॉरी आई सी स्क्वायर नहीं, आई सी है ना, आई सी प्लस ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ओ सी, तो ओ सी किसके बराबर है, हम देखते हैं यहाँ पर, ओ सी जो है ना, ओ सी बीच का फासला है, क्या है, ओ सी क्या है, बीच का फासला, दोनों का डिस्टेंस है h। तो हम क्या करेंगे, इस ओ सी को h लिख देंगे, चाहे नीचे लिखो यहाँ लिखो, आपकी मर्जी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है, एच स्क्वायर है ना, ओ सी बोले तो क्या हमारे पास में h है ना, तो ओ सी का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, और ये जो h है ना, ये h का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो h आ जाएगा बाहर, यहाँ कुछ ही नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 1, है क्या बचेगा 1, या नहीं भी कुछ लिखे तो भी चल जाएगा, यहाँ पर बहुत सही से लिख देता इसको, एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। समझा? क्या किया मैंने, ओ सी था, ओ सी हमारे पास में एच था, तो ओ सी के स्क्वायर को मैंने एच स्क्वायर कर दिया। अब एच स्क्वायर को बाहर निकाल दिया क्योंकि उसका इंटीग्रेशन होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों एक्सिस है उसके दरमियान का फासला चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या छोटा बड़ा हो रहा है क्या, नहीं, तो हम उसको नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर 2 ये 2 था, अंदर था, 2 को बाहर लिया, 2 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम लोग, तो हमने बाहर निकाल दिया, ऐसे हमने h को भी बाहर निकाल दिया, डीएम एज इट इज रहने दिया। अब डीएम बोले तो छोटा एक मास है, उसको हमको धीरे धीरे करते करते बड़ा करना है, तो एक मास का अगर इंटीग्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो पूरी बॉडी का मास बढ़ जाएगा, पूरे बॉडी का मास बन जाएगा, छोटा मास है ना, करते करते हम उसको पूरा बड़ा करेंगे, तो जब डीएम है तो क्या बन जाएगा, बड़ा एम बन जाएगा, बड़ा एम बन गया डीएम। और ये जो है ना एच है ना, एच भी तो लिखेंगे, एम एच है तो एच स्क्वायर एच लिख दिया, ये वाला जो टाइम है पूरा का पूरा, ये पूरा का टाइम हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। ये क्यों होगा, ये बहुत बारीक बात है, आपको बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है, इसके लिए बहुत नया कंसेप्ट समझने की कोशिश करना पड़ेगी हमको। अभी सब इतना समझ लो कि ये 0 हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब देखो आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, दिस इज द राइट आंसर। ये तो हमको साबित करना था, ये तो हमको प्रूफ करना था ना, आ गया, हो गया प्रूफ, कितना इजी था, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, क्या है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा आपको सोचने की समझने की कोशिश करना पड़ेगी। 10th क्लास का पाइथागोरस समझना पड़ेगा, ये क्या चल रही है कहानी उसको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर किसी एक पॉइंट पर कोई ऐसा पॉइंट है जो सेंटर से दूर है, उस पॉइंट पर अगर हमको
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है तो वो बराबर होगा सेंटर पॉइंट के ऊपर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरे बॉडी का मास और इनटू वो दोनों मास दोनों एक्सिस के दरमियान का फासला डिस्टेंस उसका स्क्वायर और इन सब के बराबर रहेंगे। समझा है? तो आई होप गाइज मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो चुका हूँ, आई होप। ठीक है, अगर नहीं समझा है तो रिपीट लो, पीछे लो, डबल से लो, डबल से समझने की कोशिश करो। अब फिर भी नहीं समझना है तो कमेंट करो, मैं दोबारा आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा इंशाल्लाह। डोंट वरी, मैं हूँ तो इंशाल्लाह समझाऊंगा।